Let's just talk about Indian media today. तो हेलो एवरीवन, आई एम समीर मिर्जा यानी कि भटकतू खबरी। और आज हम बात करेंगे इंडियन मीडिया के बारे में। बाकी जनता जब कहती है कि मीडिया बिक गई है, मीडिया बहुत बुरी है, तो उनका एक अपना ओपिनियन है जो कि सही है। बट मेरे लिए ये पूरी चीज़ें बहुत अलग तरीके से प्ले आउट करती है। मैं खुद भी एक नया क्रिएटर हूँ और मेरी ऑडियंस भी बहुत नई है, तो आई डोंट थिंक दे नो अबाउट दिस। बट मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैंने मेरी पहली डिग्री जर्नलिज्म में करी है और मैं दूसरी भी उसी में कर रहा हूँ। एंड इवेंचुअली मैं पीएचडी भी जर्नलिज्म में ही करने वाला हूँ। सो यू नो, जब जनता कहती है कि मीडिया बिक गया है, तो मुझे पता है कि वो मेरे बारे में भी बात हो रही है। या फिर जब मैं कहता हूँ कि मीडिया बिक गया है, तो वो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अफेयर है। बट दैट इज़ द थिंग कि वो स्टेटमेंट सबके पास है। एवरीवन नोज कि मीडिया बिक गया है, गोदी मीडिया है, पॉलिटिशियंस के तलवे चाटता है, सच नहीं दिखाता है, सच को छुपाता है, प्राइम टाइम एंकर्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके बारे में सब जानते हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? सब बोलते हैं कि मीडिया को ठीक करने की ज़रूरत है, मीडिया को बचाने की ज़रूरत है, बहुत सारी ओनरशिप इश्यूज़ हैं, एंकर के इश्यूज़ हैं। पर ये ठीक होगा कैसे? ये जो वाई का क्वेश्चन है, ये जो हाउ का क्वेश्चन है, इसका जवाब किसके पास है? एक्चुअली में किसी के पास नहीं है। इसका जो जवाब है वो सिर्फ एक मीडिया स्टूडेंट ही दे सकता है। एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसका एक्चुअल जवाब क्या है, कैसे ये बिका हुआ मीडिया ठीक होगा। एंड इसका जो मेथड है वो बहुत पहले 1950 और 52 में ही लिखा जा चुका है और उसे किया भी जा चुका है। तो आज चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1952 से। एक्चुअली उसके थोड़ा सा पहले से जो भी पुराने लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी लोग मीडिया में ज़रूर काम करते थे। आप अगर गूगल करोगे ना, जो बहुत फेमस फ्रेज है आजकल का, बट अगर आप जेन्युइनली गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने बड़े लीडर्स थे सभी कोई ना कोई न्यूज़पेपर चलाते थे, किसी न किसी प्रिंटिंग प्रेस से एसोसिएटेड थे, क्योंकि वो सबसे अच्छा मेथड था लोगों तक पहुंचने का। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है अपने आप में कि कैसे वो ये करते थे, कैसे उन्हें रोका जाता था। कभी और इस बारे में बात करेंगे, मैं आपको अपना सिलेबस पढ़ाऊंगा बेसिकली। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट 1952 में ये बोला जाने लगा जवाहरलाल नेहरू जी से कि भाई हम इलेक्शन कर लेते हैं, हम अगर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब थे और हमारा ये था कि भाई हमें चाइना और अमेरिका जैसे देशों से कम्युनिकेट करना है एक अच्छे लेवल पे। पर आप वो कब करोगे? जब आपकी गवर्नमेंट होगी, जब आप पे रिप्रेजेंटिंग लीडर्स होंगे। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, आपको पहले जनरल इलेक्शन कराने पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें ये तो करना ही पड़ेगा, पर उससे पहले एक ज़रूरी काम है जो हमें करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कि हमें हमारे प्रेस के बारे में देखना पड़ेगा। वो खुद एक न्यूज़पेपर लिखते थे, उन्हें पता था कि प्रेस की क्या स्थिति है। और उन्होंने बोला कि हमें एक प्रेस कमीशन बनाना पड़ेगा जो 3 चीज़ें डिसाइड करेगा। पहली चीज़, मीडिया की फ्रीडम क्या है। दूसरी चीज़, मीडिया की फ्रीडम कौन ओन करता है, मतलब कौन उस फ्रीडम के बारे में जानता है या किसके बारे में है वो फ्रीडम। और तीसरी चीज़ कि उस फ्रीडम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। बेसिकली वो प्रेस के पूरे कॉन्सेप्ट को ही रीराइट करना चाहते थे इंडिया में, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में ही काम आता था ना। तो अब वो चाहते थे कि जब ये इंडिपेंडेंट नेशन है तो यहाँ पे मीडिया कैसे वर्क करेगा। तो उन्होंने बोला कि हम एक फर्स्ट प्रेस कमीशन बनाते हैं, एंड देन लेट्स सी कि हम फिर अब मीडिया को कहाँ तक ले जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने फर्स्ट प्रेस कमीशन बनाई 1952 में। और अगले 2 सालों तक उस पूरी कमीशन ने बहुत ज़्यादा काम किया, रिसर्च की ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट द मीडिया, एंड उन्होंने 1954 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। प्रेस कमीशन कैसे वर्क करती है मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मिनिस्ट्री बनाती है किसी भी बड़े लीडर के रिकमेंडेशन पे। फिर वो मतलब वो एक चेयरमैन लाते हैं, कुछ बहुत सारे मेंबर्स लाते हैं। वो जनरली अगले 2 से 3 साल तक रिसर्च करते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है किसी भी प्रेस कमीशन के लिए। उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं। उसमें उनका रिसर्च डेटा होता है, उनकी फाइंडिंग होती है और उनकी रिकमेंडेशन होती है, जस्ट लाइक अ रिसर्च पेपर, या आप थीसिस या रिसर्च पेपर में जैसे लिखते हो वैसे ही। वो जो रिकमेंडेशन होती है वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास और हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के पास। वो उस रिकमेंडेशन को देखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें आगे एक्टिवली कैसे काम करना है मीडिया को लेकर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अभी तक प्रेस काउंसिल नहीं बना है। अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री ही काम कर रही है, क्योंकि ये 52 चल रहा है, 1952। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी 1954 में, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि कैसे मीडिया को और फ्री किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाओ। उन्होंने बहुत बात की थी इस बारे में भी कि अभी तक जो जर्नलिस्ट हैं वो इसे एक फ्रीडम स्ट्रगल की तरह देखते थे इस पूरे प्रोफेशन को, पर अब आपको इसे एक एक्चुअल प्रोफेशन बनाना पड़ेगा ताकि और जर्नलिस्ट आ पाएँ और इसी तरीके से प्रेस कमीशन चले आगे, या फिर प्रेस इन जनरल वर्क करे। प्रेस कमीशन इसके बाद डिसॉल्व हो जाती है बाय द वे, जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ दैट स्पेसिफिक कमीशन, तो वो डिसॉल्व होके पीपल गो देयर वे एंड वी हैव अ डॉक्यूमेंट टू वर्क विद।
इसी तरीके से पहली प्रेस कमीशन चली। उन्होंने उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ बोली, और उन्होंने ये बोला था कि अगर आप चाहते हो कि इंडिया में प्रेस फ्री रहे तो आपको मिनिस्ट्री और प्रेस के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, और उस ब्रिज का नाम होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सी, जो भी मिनिस्ट्री है वो ऑब्वियसली रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तभी वो एक मिनिस्ट्री है ना। तो वहाँ पे मिनिस्टर भी रूलिंग गवर्नमेंट का बैठा होगा। और अगर आप एक मीडिया को, एक पूरी एंटिटी को, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप किसी भी एक मिनिस्ट्री के अंडर में रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है रूलिंग गवर्नमेंट उसका मिसयूज करेगी। इसीलिए प्रेस कमीशन ने बोला कि भाई आप एक काउंसिल बनाओ और उन्हें बोलो कि वो मीडिया को गवर्न करें, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उससे वो कम्युनिकेट करें, ताकि उन दोनों के बीच में एक चेन जो है वो टूट जाए और बीच में एक एंटिटी आ जाए जो कि सारा काम संभाल पाए। ये चीज़ उन्होंने बोली। अब हाँ, जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो ये बोल सकते हैं कि भाई इस पूरी चीज़ को 12 साल कैसे लगे, क्योंकि प्रेस काउंसिल जो था वो 1966 में बना था। बट आपको बहुत सारी चीज़ों का अकाउंट लेना पड़ेगा। उस समय पे देश में मीडिया ही प्रायोरिटी नहीं था, भुखमरी थी, लोग मर रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, वी वर इन शैम्बल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चीज़ों के लिए समय तो लग ही जाता है। आज के समय में इट्स वेरी इजी कि आपको एक एंटिटी बना लो, एनटीए जैसी, जो कि बहुत अच्छा काम करे देश में, पर उस समय ये बहुत मुश्किल था बनाना। तो इसीलिए 1966 में ये बना, और इस तरीके से पहली प्रेस कमीशन जो थी उन्होंने अपना काम कंप्लीट करा। नेहरू वेंट ऑन विथ हिज लाइफ एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। हमें खैर अभी तो पता चलता ही रहता है, करंट गवर्नमेंट बताती रहती है नेहरू ने क्या किया, तो वो तो सबके सिलेबस का ही पार्ट है इस समय पे। बट हाँ, दिस इज हाउ द फर्स्ट प्रेस कमीशन की स्टोरी एंडेड। एंड वहाँ से फिर हमें पता चला कि आगे मीडिया कैसे वर्क करेगा। अगली जो हमारी स्टोरी है वो आपको बहुत दूर लेके जाएगी 1978 में। अभी हम इंडिया पे ही हैं, अभी हम ग्लोबली कुछ भी बात नहीं कर रहे, बट हाँ 1978 तक हमारी अगली स्टोरी जाएगी। एंड देन वील गेट टू नो कि ये जो मेथड है प्रेस कमीशन का, या प्रेस को रेगुलेट करने का या फ्री करने का या उसे एवेल्युएट करने का, ये अगली बार कब यूज़ हुआ। तो अगर आप समझ गए हो कि 1978 में क्यों यूज़ हुआ है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में बता दो, वरना मैं तो अगले चैप्टर में बताने ही वाला हूँ। तो हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है 1978 से, जो कि जाएगा 1982 तक। अब आप बोलोगे कि नई प्रेस कमीशन बनी होगी ऑब्वियसली, और मैंने बोला था कि 2-3 साल में उनका काम हो जाता है, तो ये 4 साल क्यों आए हैं बीच में। तो एक्चुअली यही 4 साल, और वो रीज़न ही सबसे बड़ी स्टोरी है कि क्यों सेकेंड प्रेस कमीशन बना था। एंड फिर उन्होंने इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें करी। सी, उसके पहले आपको रियलाइज़ होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ही वॉज अ कांग्रेस मैन ना, कांग्रेस के ही लीडर थे। एंड 1978 में जो अगली सेकेंड प्रेस कमीशन बनी वो क्यों बनी थी, क्योंकि कांग्रेस की ही लीडर ने क्या कहते हैं इमरजेंसी लगा दी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट होल थिंग प्रेस की बहुत बुरी हालत थी। प्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था एक्चुअली। एक जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा सच बोल रहा था एंड सब जेल जा रहे थे। जो एक सेक्शन था वो बिल्कुल सच नहीं बोल रहा था एंड वो ग्रो करते जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही थी। एंड इसी पूरी चीज़ को रोकने के लिए ही सेकेंड प्रेस कमीशन को बनाया गया 1978 में। जैसे ही इमरजेंसी गई और इंदिरा गांधी भी गई एज ए पॉलिटिकल लीडर, वहीं से फिर सेकेंड प्रेस कमीशन आई। तो मेरा ये वाला बात बोलने का रीज़न ये था कि आप जब भी पॉलिटिक्स को देखो तो आप उसे पार्टी टू पार्टी मत देखा करो, आप उसे टाइमलाइन टू टाइमलाइन देखा करो। सेम पार्टी में दो तरीके के लीडर हो सकते हैं, सेम पार्टी में दो तरीके की आइडियोलॉजी हो सकती है, और हर पार्टी जो है ना वो कभी भी सेम तरीके से नहीं चल रही होती है। नए लीडर्स आते हैं, नया समय आता है, नई डिमांड आती है और वो पूरी पार्टी बदल जाती है। आप बीजेपी को देखोगे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मोदी जी तक सब मिलेंगे। सेम कांग्रेस का है कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी तक सब मिलेंगे। तो आप उसे पार्टी टू पार्टी मत देखो। इफ़ यू रियली वांट टू रीड और लर्न पॉलिटिक्स देन आप उसे टाइमलाइन टू टाइमलाइन देखो। बट ठीक है, इस पूरी चीज़ के अलावा कमिंग बैक टू द टॉपिक कि 1978 में नई प्रेस कमीशन बनाई जाती है, सेकंड प्रेस कमीशन बनाई जाती है टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड उन्हें बोला जाता है कि भाई इस देश में जो मीडिया की हालत अब हो गई है, अब आप बताओ कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है, क्योंकि वी ऑल नो इमरजेंसी वॉज वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम फॉर इंडिया। तो उसके बाद प्रेस की भी सेम ही हालत होनी थी। पर 1978 में इस कमीशन ने अपना काम शुरू करा, 1980 तक उन्होंने काम किया, पर फिर उन सब ने रिज़ाइन कर दिया। द होल प्रेस कमीशन रिजाइंड एट वंस। एंड ऐसा था क्यों? बिकॉज दैट होल रीज़न कि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर था। उन लोगों ने 2 साल तक बहुत कोशिश करी कि हम काम करेंगे, ठीक है, वी आर पीपल ऑफ प्रेस, हमारा काम है कि हम प्रेशर को झेलें, बट इतना ज़्यादा पॉलिटिकल शिफ्ट, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी नई पार्टी आ रही थी, जो भी नए लीडर्स आ रहे थे, वो ये चाहते थे कि प्रेस उनकी तरफ काम करे, और वो यही चाहते थे कि सेकेंड प्रेस कमीशन ये लिख दे, वो इनडायरेक्टली ये लिख दे कि प्रेस उनकी तरफ झुक जाए। और इसी पूरी चीज़ की वजह से 1980 में पूरी प्रेस कमीशन ने रिज़ाइन कर दिया।
एंड 1980 में ही फिर उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। एंड फिर उन्होंने अगले 2 साल काम किया और 1982 तक फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। तो इसीलिए जो सेकंड प्रेस कमीशन है वो 4 साल की थी, पर वो 2 पार्ट्स में थी। और जो मेरा पूरा स्टेटमेंट था कि भाई 2 साल में हो जाती है, 3 साल में हो जाती है, वो 4 साल तक चली। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मीडिया उस समय किस प्रेशर से गुजर रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने रिजाइन करना बेटर समझा, रादर देन कि वो मीडिया को फ्री करे जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल प्रेशर किस हद तक पहुंच जाता है मीडिया के लिए, जिसके बारे में कभी बात नहीं होती है, क्योंकि उसे कंसिडर नहीं किया जाता कभी। हमेशा यही बोला जाता है कि आपका तो काम है सच बोलना, आप फ्री रहो। बट कोई कभी ये नहीं देखता कि भाई अगर किसी को पता है कि मेरी या मेरी फैमिली की जान खतरे में है, तो वो सच नहीं बोलेगा। आप बोल सकते हो कि आप कैमरे के पीछे बैठ के ये बोल सकते हो कि मीडिया जो है उनका काम है सच बोलना, उनका काम है देश की सेवा करना। बट कोई भी अपनी जान दाव पे लगा के सेवा नहीं करना चाहता। वो भी तब तो बिल्कुल नहीं जब जर्नलिस्ट को मार के काट के फेंक दिया जाता है और उन लोगों पे केस तक नहीं होता, क्योंकि कोई प्रोविज़न ही नहीं है। जर्नलिस्ट के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। जिन लोगों ने भी संविधान के बारे में सुना है, क्या आपने कभी भी सुना है कि जर्नलिस्ट को कोई राइट्स दिया गया हो प्रोटेक्शन के लिए? तो वही बात है कि अगर आप किसी से नेशनल सिक्योरिटी या फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो देश की सेवा करे और आप उसे रिटर्न में कुछ नहीं देते हो, तो फिर आप उससे सेवा भी नहीं माँग सकते। बट खैर वो एक बहुत अलग टॉपिक है, मीडिया के अपने इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मीडिया इतनी दूध की धुली नहीं है ना। आपको मेरे अगले पिछले 1.5 सेकंड, 2 सेकंड या 2 मिनट सुन के लगेगा कि यार मीडिया बहुत स्ट्रगल करती है, पर ऐसा भी नहीं है, बहुत पैसा मिलता है उन लोगों को। पर करेंगे इस बारे में कभी और बात, बहुत लंबा सफ़र है अपना साथ में, बहुत सारा भटकना है, बहुत सारी खबरें हैं अपनी, तो कभी और उस बारे में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू, उन्होंने 1982 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी एंड उन्होंने बहुत सारी की चीज़ें बोली। जैसे उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप पीआईबी को थोड़ा सा चेंज करो। पीआईबी इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और उन्होंने ये बोला कि देखो पीआईबी जो है और प्रेस काउंसिल दोनों के ही बारे में उन्होंने ये बोला कि आप इसे थोड़ा रिकंस्टिट्यूट, री इलेक्ट, रिफॉर्म करो, क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट तो करते हैं। जो पहली प्रेस कमीशन बोल के गई, आपने सुना तो बढ़िया तरीके से, आपने इन्हें बना तो दिया, पर इन पे पावर कहाँ है? तो उन्होंने ये बोला कि आप थोड़ा इन्हें पावर दो, इनसे बोलो कि ना ये स्ट्रिक्टली जर्नलिस्ट पे थोड़ा बोलें कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, थोड़ा सा तरीके में काम करो। जैसे कि जब आप जर्नलिज्म पढ़ते हो ना, तो ये बोला जाता है कि पहली चीज़ तो जर्नलिज्म के 3 मेजर फंक्शन है: एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना और अवेयर करना। ये इन्हीं 3 मेजर फंक्शन पे मीडिया वर्क करता है। चौथा फंक्शन भी है एंटरटेन करना, बट उसे बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। ठीक है। और साथ में क्या होता है, बहुत सारे जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं, जैसे कि आपको टाइमली न्यूज़ देनी है, आपको अनबायस होना है, आपको फैक्चुअल होना है, आपको आपकी प्रॉक्सिमिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, वो पता है सिर्फ लिखे हुए हैं। जो आप आज देख रहे हो ना, और जो आप आज बोलते हो कि 2025-26 में मीडिया बिकी हुई है, भाई तुम पलट के देखो पन्ने, 1980 में भी बिकी हुई थी मीडिया। क्योंकि वो जर्नलिस्टिक एथिक्स ना सिर्फ लिखे हुए थे, और कागज़ पे लिखे हुए की वैल्यू होती तो इस देश का हाल क्या होता, है ना? पर ऐसा नहीं था। तो यही बोला सेकंड प्रेस कमीशन ने कि भाई आप थोड़ा उन पे इन्फोर्स करो, आप थोड़े लॉज लाओ, थोड़े रूल्स लाओ कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको जेल होगी, आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो आप इस बारे में उनसे बात करो थोड़ा। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि सरकार और मीडिया को थोड़ा अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि दैट वाज़ द बिगेस्ट इशू इन इमरजेंसी, कि सरकार और मीडिया एक तरफ मिल गए थे और एक तरफ पूरे ही अलग-अलग थे। तो जो अलग-अलग थे उनको बहुत बुरा झेलना पड़ा, जो मिल गए थे उनको बहुत अच्छा झेलना पड़ा। तो उस चीज़ को लेके भी सेकंड प्रेस कमीशन ने बोला कि भाई आप थोड़ा देखो कि हम इन्हें साथ में कैसे ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ये वर्क तो साथ में करें क्योंकि देश के लिए ज़रूरी है, पर इतना साथ में काम ना कर ले कि फिर ये मिल जाए। इतना डिवीजन भी रखो और इतना यूनिजन भी रखो। उस बारे में सेकंड प्रेस कमीशन ने बात करी। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो छोटे न्यूज़पेपर्स हैं, आपको उन्हें भी ग्रो करने का इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में मोनोपोली बनने लग गई थी। जो बड़े न्यूज़पेपर थे वो और बड़े होते जा रहे थे, और जो छोटे थे वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। आपको इस समय पे ये चीज़ सुनी हुई लग रही होगी अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। तो यही पूरी चीज़ एक समय पे मीडिया के साथ भी हो रही थी। तो सेकंड प्रेस कमीशन ने यही बोला कि आप थोड़ा इसे भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, देयर इज़ वन मोर पार्ट टू आवर स्टोरी, जो हमने पहले चैप्टर में बात करी थी, फर्स्ट प्रेस कमीशन की। तो आपको पता है जब फर्स्ट प्रेस कमीशन चल रही थी ना, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ज़रूरी चीज़ करी थी। आर्टिकल 19(1) के बारे में सब जानते हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है। उन्होंने ना उसी आर्टिकल को थोड़ा सा चेंज किया था। उन्होंने ये बोला था कि ये फ्रीडम है कितनी, तुमको हमने बोल दिया कि तुम अपने मन से बोलो, तो तुम तो पूरा ही मन लगा लोगे ना। तो तुम्हारे मन की बात को कौन रोकेगा? अब मतलब इस देश में कभी तो किसी की मन की बात रुकी जाती थी ना। तो उन्होंने ये बोला कि हम आर्टिकल 19(2) जो है, हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे और हम उसमें बताएंगे कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कब ख़त्म हो जाती है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट हो,
जब तुम किसी को पर्सनली बहुत हर्ट कर दो, किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दो, या फिर तुम उसे डिफेम कर दो, उस सिनेरियो पे तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है। एंड इसी इसी एक आर्टिकल के ऊपर आज भी जर्नलिस्ट पे डिफेमेशन केस होते हैं, और इसी एक आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है 19(1)(a), उसका हवाला देके वो उस डिफेमेशन से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो आज आप इतना देख रहे होते हो ना कि किसी बड़ी एंकर ने किसी बड़े टीचर पे डिफेमेशन केस किया, तो वो डिफेमेशन केस खत्म कैसे होगा? वो इस तरीके से खत्म होगा। अगर आपको लगे तो बताना कमेंट में, हम इस पे भी डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरा सिलेबस है, आप लोगों का भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम और बात कर सकते हैं। बट हाँ, यही पूरी चीज़ जो थी, ऐसे ही एक और एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आया था आई थिंक वो। उसके बारे में सेकंड प्रेस कमीशन ने बोला था कि भाई उस एक्ट में ये बोला जाता है बेसिकली कि ऑफिशियली मीडिया ऑफिशियल्स के बारे में, लाइक गवर्नमेंट के बारे में, ऑफिशियल पब्लिक डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई वो देश की सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की सीक्रेसी पे है, तो आप वो नहीं बोल सकते। और इसी चीज़ का हवाला लेके ही 1977 में, या इमरजेंसी के पूरे टाइम में, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मीडिया को रोका था। तो उसी पूरी चीज़ को लेकर सेकंड प्रेस कमीशन ने बोला कि आप इसे थोड़ा देखो, कम करो। आप मीडिया रख रहे हो अगर अपने देश में, तो उसे बोलने की आज़ादी तो दो। हर चीज़ में तो आप यही बोल देते हो कि ये सिक्योरिटी का इशू है, ये सिक्योरिटी का इशू है। तो भाई आप इस पूरी चीज़ को रोकोगे कब? तो आपको इस एक्ट को थोड़ा डाई डाउन करना पड़ेगा, टोन डाउन करना पड़ेगा, ताकि मीडिया अपने तरीके से आगे चल पाए। तो ये थी पूरी स्टोरी सेकंड प्रेस कमीशन की। इस तरीके से उन्होंने आगे आने वाली मीडिया को लेकर उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए। आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर 1995 के टाइम पर एलपीजी आया था, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो गया था। वो जो पूरी चीज़ थी वो इंडिया में वर्क कर पाई, क्यों? क्योंकि 1982 में, इस पूरी चीज़ से 12-13 साल पहले ही, प्रेस कमीशन ने एक बहुत अच्छा विजन प्रोवाइड किया था कि अगर आप चाहते हो मीडिया फ्री रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जब बाहर के प्लेयर एंटर हुए इंडिया में, तो उन्हें मीडिया एक फ्री स्टेट में मिला, क्योंकि वो बाहर के लोग थे, उनके वहाँ पे मीडिया हमेशा से फ्री है भाई। तो उन्हें इंडिया में भी वैसे ही कुछ इन्वायरमेंट चाहिए था ना, तभी वो यहाँ पे चल पाते। और सेकेंड प्रेस कमीशन ने बहुत कोशिश करी कि वो इन्वायरमेंट बन जाए। तो ये स्टोरी थी सेकंड प्रेस कमीशन की। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे थर्ड प्रेस कमीशन की, कि वो कब आया, वो कैसे आया, उसने किया क्या, और उससे देश पे इम्पैक्ट क्या हुआ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आते हैं अब हम थर्ड प्रेस कमीशन पे, कि थर्ड प्रेस कमीशन कब आया, उसने कैसे काम किया, एंड व्हाट ऑल थिंग हैपेंस। तो थर्ड प्रेस कमीशन इंडिया में स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में। गवर्नमेंट चेंज हुई, नई रिजीम आई, और उन्होंने नया थर्ड प्रेस कमीशन बनाया, क्योंकि प्रेस की बहुत बुरी हालत थी। हम सबको पता है कि कितने घोटाले हो रहे थे, व्यापम से लेके बहुत सारे घोटाले थे उस समय पर गवर्नमेंट को लेकर, और मीडिया भी बहुत अजीब तरीके से उस समय चल रहा था। तो इसलिए 2014 में थर्ड प्रेस कमीशन बनाई गई। वो 2 साल चली, 2016 तक, और उन्होंने वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया कि उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन पब्लिश करी, एंड फिर उन्होंने बोला कि नई गवर्नमेंट जो है, प्रेस काउंसिल, नई गवर्नमेंट, पीआईबी और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आगे चल के अब कैसे काम करने चाहिए। उस पूरी बात को अब 10 साल हो चुके हैं, एंड आपने बहुत सारा चेंज देखा होगा। क्या सही नहीं लग रही है स्टोरी? क्यों यार, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पे डिग्री है, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए ना भाई। मैं सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी यूट्यूब वीडियो सुन रहे हो, वेरीफाई थोड़ी करोगे जाके, सुन के बंद करके आगे बढ़ जाओगे और मेरे बताए हुए फैक्ट कहीं और 4 जगह चिपका दोगे। वेरीफाई करना इंडियंस के खून में थोड़ी है, हमारा तो काम है ना फॉलो करना। तो एक्चुअली में ये पूरी स्टोरी झूठ है। कोई थर्ड प्रेस कमीशन है ही नहीं इंडिया में। 2014 में कोई कमीशन नहीं आई थी। हाँ, हमारे पीएम आए थे अपनी मन की बात लेके, पर कमीशन नहीं आई थी। 2016 में कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, और 2026 तक मीडिया में कोई चेंज नहीं आया, या फिर चेंज आया है पर पॉजिटिव चेंज नहीं है। द नेगेटिव चेंज जो सबसे ज़्यादा आ सकता था वही आया है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन जर्नलिज्म, उसे बोलते हैं सिटीजन जर्नलिज्म। 2 तरीके के जर्नलिस्ट होते हैं ना, एक डिग्रीधारी जैसे कि मैं हूँ, कि मुझे अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं डिग्री दिखा दूंगा किसी, मैंने ये पढ़ाई करी है। बट वो लोगों का क्या, जो अपना फ़ोन लेके व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और वीडियोस बनाने लगते हैं, उन्हें बोलते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। क्योंकि वो सिटीजन है जो जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पे कोई डिग्री नहीं है, उन पे कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो बस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जर्नलिज्म में। डू यू नो जर्नलिज्म अपने सबसे वर्स्ट पार्ट पे कब पहुंचता है? जब इन सिटीजन जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी अपने जो एक्चुअल जर्नलिस्ट है उनसे ज़्यादा हो जाए। एंड दैट इज़ द इशू इन इंडिया राइट नाउ। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे पे जर्नलिज्म की डिग्री है, एंड तुमने मान लिया। मतलब तुम मेरी डिग्री मत मांगना, इस देश में किसी से किसी की डिग्री नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो वाला आरटीआई नहीं एग्जिस्ट करता है। हमारी बात हुई है इस बारे में। ओके। बट हाँ, पॉइंट ये है, अगर मैं कोई रैंडम यूट्यूबर होता जिस पे डिग्री नहीं होती, और वो बताने लगता 4 बातें, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम मेरी बात पे ज़्यादा विश्वास करते, कंपेयर्ड टू अ जर्नलिस्ट जो कि प्राइम टाइम पे बैठ के
करोड़ों रुपए के ग्राफिक्स चला के तुम्हें वो खबर बता रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि इस देश में मीडिया बिकी हुई है, इस देश में एंकर बिके हुए हैं। वो कभी रियल इशू के बारे में बात नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं बताएंगे कि सरकार, मिनिस्ट्रीज, ऑपोजिशन क्या गलत कर रहा है। तुम्हें पता है इस देश में कोई पार्टी सही नहीं है, सभी लोग सेम है। तुम अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट लाओगे वो भी सेम ही चीज़ करेगी। और तुम्हें क्या लगता है नई गवर्नमेंट आने से मीडिया ठीक हो जाएगी? एक्चुअली में मीडिया तब भी ठीक नहीं होगी। वो तलवे ही चाट रहे हैं ना, बस तलवे बदल जाएंगे, उनकी आदत कभी नहीं बदलेगी। एंड दैट इज़ द होल इशू विद दिस कंट्री, कि तुम्हें लगता है हम रिजीम चेंज कर देंगे, हम एंकर चेंज कर देंगे, हम धरना दे देंगे तो फिर मीडिया ठीक हो जाएगी। तुम सोचो अगर ये हो सकता होता तो 1952 में भी दंगे हो रहे होते और 1952 में भी धरना दिया गया होता, और 1978 से लेके 82 तक भी धरने दिए गए होते, और कभी वो सोल्यूशन नहीं था। पार्टी चेंज हुई थी ना 78 में, पर क्या वो लोग काम कर पाए? नहीं कर पाए। मैंने बताया ना अभी अभी उन्होंने रिज़ाइन किया। एंड दैट इज़ द होल थिंग, कि इस देश में इस तरीके से मीडिया ठीक नहीं हो सकता। तुम आवाज़ उठा के, तुम लोग के कमेंट सेक्शन में गोदी मीडिया लिख के कभी कुछ नहीं कर पाओगे। द होल पॉइंट इज़ कि अगर इस देश को एक प्रॉपर मीडिया का सिस्टम चाहिए तो हमें थर्ड प्रेस कमीशन चाहिए पड़ेगा। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हम सब पे सवाल है, हम सब पे आउटरेज है, हम सब चिल्लाते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, ख़राब है, तलवे चाटता है, ये है वो है, बट उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन चिल्लाना नहीं है, उसका सोल्यूशन एक थर्ड प्रेस कमीशन को बनाना, जो कि आके ये बोलेगा कि ये मीडिया बिक चुका है। इस पूरे सिस्टम को स्क्रैच से इरेडिकेट करके नया सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, प्रेस काउंसिल नया बनाना पड़ेगा, पीआईबी नया बनाना पड़ेगा, नए लॉज लाने पड़ेंगे, जुडिशरी को इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। जुडिशरी अपना वो काला कोट पहन के एसी में बैठ के हमेशा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उन्हें कभी तो ज़मीन पे उतर के बोलना पड़ेगा कि मीडिया गलत कर रहा है और हम इसे रोकेंगे। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं ना, चार चार पिलर है ना डेमोक्रेसी के, तो सिर्फ एक अगर कीचड़ में तो बाकी तीन कहाँ पे हैं? बाकी तीनों को भी तो यहीं आना पड़ेगा ना कीचड़ साफ करने के लिए। तो तुम्हें वो प्रेस कमीशन चाहिए पड़ेगा, जो कि अगले 2 साल 4 साल काम करके बताएगा कि ये गलत है, हमें ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, ये लॉ बनाओ। और पता है प्रेस कमीशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर मीडिया सर्किट में ये बात होती है कि वो बस लिख के चले जाते हैं, उनकी रिकमेंडेशन लिखी हुई है। मैंने बोला था ना 12 साल लगे प्रेस काउंसिल बनने में। हाँ दिक्कत थी, पर उन्होंने कभी भी इन्फोर्स नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि अगले 5 साल में बनना ज़रूरी है, वो सिर्फ लिख के चले गए। अरे लिखे हुए कि कौन सुनता है इस देश में? कोई नहीं सुनता ना भाई। सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि अगर आप नई प्रेस कमीशन बनाओगे तो आपको उनको इतनी पावर देनी पड़ेगी कि वो जो बोल रहे हैं वो काम किया जाए, वो लॉ, वो सब प्रोविजंस इम्प्रूव हो, वो सब कुछ इन्फोर्स किए जाएं। अगर कोई जर्नलिस्ट एथिक फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे जेल होगी, पर अगर कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिकली प्रेशर में है और उसे जेल भेजा जा रहा है तो उसे निकाला जाएगा और उसकी स्टेटमेंट पे पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर डाला जाएगा। पॉइंट ही वही है कि हम 157 नंबर पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमें रोकने के लिए कोई नहीं है, हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई नहीं है। और भाई नायक जैसे हीरो ना पिक्चर में आते हैं और वो आके ना एक पीएम को सीएम को बदल के चले जाते हैं, पर मीडिया पे कोई बात नहीं करता, कोई मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा। स्कूप जैसी सीरीज आके चली जा रही है और कोई उन्हें देख नहीं रहा, क्योंकि तुम नहीं चाहते मीडिया के बारे में बात करना। तुम्हें पता है इस देश में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मीडिया की पढ़ाई होती क्या है। उन्हें पता नहीं, ऐसा लगता है जर्नलिस्ट तो चलते फिरते बन जाते हो आप, या तो फिर आप पैदा ही जर्नलिस्ट होते हो। जब आपके देश में एक फील्ड के बारे में अवेयरनेस इतनी कम है तो आप उसे ठीक कैसे करोगे? पहले आप एजुकेट होगे तभी तो आप उसे इम्प्रूव करोगे ना। बिना एजुकेट हुए आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कर भी नहीं रहे हो इम्प्रूवमेंट, तो फिर चलेगा कैसे ये सिस्टम? अब आपका सवाल आएगा कि भाई ये प्रेस कमीशन बनती कैसे है? हमने तुम्हारा इतना भाषण सुन लिया, अब हम कहाँ जाके बोलेंगे प्रेस कमीशन बना दो? किसका दरवाज़ा खटखटाएं? अपने पार्षद का, सीएम का, पीएम का, प्रेसिडेंट का? किसका दरवाज़ा खटखटाना है हमें? किसकी मन की बात में जाके बोलना है कि हमारी मन की बात भी करो? आपको ये जानना होगा ना। दैट इज़ द इशू कि आप नहीं बनवा सकते हो प्रेस कमीशन। प्रेस कमीशन कौन बना सकता है? प्रेस कमीशन जो आपकी लीडिंग गवर्नमेंट है वो ही बना सकती है। उन्हें ही अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, और प्रेस काउंसिल है, उन्हें ही बोलना पड़ेगा इन दोनों को कि एक नई प्रेस कमीशन बनाओ ताकि वो देश में मीडिया की हालत ठीक करे। सो नाउ यू नो सबसे बड़ा प्लॉट होल कहाँ है। आप समझ रहे हो ना कि इस पूरी चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है। आप उन लोगों को ये चीज़ चेंज करने को बोल रहे हो जिन्हें इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। एंड दैट इज़ द होल इशू इस पूरे सिस्टम में, जो मैंने हमेशा से देखा है। पर अगर आप वही है ना, अगर आप चिल्ला रहे हो ना कमेंट सेक्शन में कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, मीडिया बिकी हुई है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये ठीक कैसे होगा। सिर्फ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता ना, सिर्फ धरने पे बैठने से कुछ नहीं होता है। यू नीड अ लॉजिकल सिचुएशन, यू नीड अ लॉजिकल सोल्यूशन। अगर आप आवाज़ ही उठाना चाहते हो ना, तो आप अपनी गवर्नमेंट से बोलो कि हमें नया प्रेस कमीशन चाहिए। आप उनसे बोलो कि भाई आप डॉक्यूमेंट डालो, आप प्रेस काउंसिल पे प्रेशर बनाओ। आप खुद बोल सकते हो, आपको पता है वेबसाइट्स पे जा सकते हो।
पता है पूरी दुनिया ने ना, या फिर इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन की ब्रॉडकास्टिंग का इंटरफेस नहीं देखा है। आपको पता नहीं है कि आपकी मीडिया आती किसके अंडर में है, पर आप ये बोल सकते हो कि मीडिया बिकी हुई है। अरे खरीदा किसने, उन्हें तो जाके देखो। या फिर खरीदने के बीच में दलाली कौन कर रहा था, कभी दलाल का चेहरा तो जाके देखो। अगर कभी प्लॉट खरीदने जाते हो तो देखते हो ना बिचौलिया कौन है, ऐसे ही तो पैसे नहीं दे देते ना उसे। तो अगर अपने देश की मीडिया जाने दिए तो जाके एक बार बिचौलिए का चेहरा तो देखो, उसकी वेबसाइट पे जाके बोलो भी तो कि भाई कम ऑन, वी नीड अ न्यू प्रेस कमीशन। आई एम टेलिंग यू, सरकार बदल जाएगी, नए लीडर आ जाएंगे, पुराने लीडर चले जाएंगे, पर मीडिया नहीं बदलेगा। दैट इज़ द होल थिंग। जो लोग डंका बजाते हैं ना कि 2014 के पहले मीडिया बहुत सवाल उठाती थी, अरे कुछ नहीं उठाती थी। आप कभी एक बार रिवाइंड करके देखो, घोटाले हो जाते थे और तब मीडिया सवाल उठाना शुरू करती थी। मीडिया का काम ये है क्या, मीडिया का काम ये 1980 की पुलिस है क्या, वो जो जीप में भर के लेट आती थी? मीडिया का काम तो पहले से ही करना है ना। उन तुम्हें पता है पूरा सेक्शन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करके ये सब कुछ पता करते हैं और पहले भांडा फोड़ते हैं। कब होगा वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? वो छोड़ो, खैर इस देश में अभी जर्नलिज्म ही कब होगा, अभी तो आपको वो भी फिगर आउट करने की ज़रूरत है। बट दैट इज़ माई होल पॉइंट, कि अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हो तो उसे उठाओ, पर उसे सही डायरेक्शन में उठाओ और लोगों से बोलो। भाई उन जो भी लोग अकाउंटेबल है ना, उनसे बोलो, उन पर प्रेशर बनाओ कि एक नया प्रेस कमीशन होना चाहिए इस देश में, जो इस मीडिया को रीराइट करे, इस पूरे मीडिया को रिवाइंड करे और हमें बताए कि असली मीडिया होता क्या है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भाई प्राइम टाइम पे बैठ के एंकर ये पूछते रहेंगे कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं और आप थकते हैं कि नहीं, या फिर आम छील के खाते हैं या चूस के खाते हैं, और आपको ये पूरी चीज़ सुनते रहना पड़ेगा। अगर मेरी बड़बड़ अच्छी लगी हो तो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, और बताना कि अगर और ऐसी बढ़िया बातें करनी हो तो हम और बात करेंगे इस बारे में, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो फॉलो करिए भटकतू खबरी को। मिलते हैं अब अगली वीडियो में कहीं ना कहीं भटकते हुए।